मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहाँ तक है। तू कर ले सितम तेरी हसरत जहाँ तक है। तुझसे वफा की उम्मीद होंगी जिन्हें होंगी। हमें तो बस ये देखना है कि तू बेवफा कहाँ तक है। नमस्कार, मैं अनिल रावत और इस समय विभाग चर्चा के मंच से आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, आज मुद्दा है 150 दिन से रुके हुए ओमेक्स अंडरपास की थ्योरी पर बात करने की। हम शुरुआत के दिनों से लेकर अंतिम आज 150 दिन तक बात करेंगे कि किस किस तरह से कैसा कैसा माहौल रहा। मेरी कोशिश रहेगी कि डे बाय डे एक एक दिन के तौर पे आपको चीज़ें समझा दी जाएं। बात करते हैं 10 जून की। 10 जून को एक कॉल आती है मेरे पास और मुझे बुलाया जाता है ओमेक्स अंडरपास वाली जगह पर, जिसको आम तौर पर हम शुक्र बाज़ार के नाम से जानते हैं। ये कॉल होती है देवेंद्र सिंह बामल जी की ओर से। जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो मुझे वहाँ पता चलता है कि लगभग एक लंबे अरसे से लड़ी जा रही ओमेक्स अंडरपास की मांग या ओमेक्स रेलवे क्रॉसिंग की मांग आज धरातल पर उतर आई है। केंद्र सरकार की ओर से एक बजट पारित किया जाता है, जिसके तहत वहाँ पर कुछ मशीनें खड़ी होती है, वहाँ पर कुछ कार्रवाई हो रही होती है, कुछ काम चल रहा होता है। जहाँ पर एक मिक्सर प्लांट होता है, एक जेसीबी मशीन वहाँ एक औपचारिक रूप से खड़ी होती है। रेलवे के एक ठेकेदार जिनका नाम सन्नी है वो भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। हमारी उन सब लोगों से बात होती है, लेकिन खुशी तब मायूसी में बदल जाती है जब हमें ये पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों से ये बातें हमसे पहले ओमेक्स के अंदर के लोगों को भली भांति पता थी। ओमेक्स के अंदर से एक ग्रुप जो ओमेक्स के अंदर एक ग्रुप चल रहा होता है, उस ग्रुप में इस बात को लेके खासी चर्चाएं होती है, जिसके तहत एक मैसेज होता है जिसमें एक लिखा ये गया होता है कि अगर हम सब लोग अभी एकत्रित नहीं होते हैं तो फिर आने वाले समय पे ये अंडरपास यहाँ से खुल जाएगा, आवाजाही बढ़ जाएगी और हमें यहाँ से दिक्कतें पैदा होंगी। ओमेक्स के अंदर से ही कोई एक व्यक्ति उस मैसेज को पास करवा देता है ओमेक्स के इस साइड में, और जैसे ही वो मैसेज इधर के लोगों के पास मिलता है, इधर के लोगों के मन में खासी नाराज़गी हो जाती है और ये सब लोग एकत्रित हो जाते हैं। ये बात मैं कर रहा हूँ 10 तारीख की। उसके बाद 11 जून को ग्रामीण मंडल अध्यक्ष जो हमारे किसान मोर्चा के ग्रामीण मंडल अध्यक्ष हैं भाजपा से, जगसोन सिंह मलिक जी, उनकी अगुवाई में लोग इस विषय पर माननीय विधायक शिव अरोड़ा जी के घर जाते हैं। उनको एक ज्ञापन देते हैं, जिस ज्ञापन को देने के लिए शायद जगसोन सिंह मलिक लेट हो जाते हैं, तो एक ज्ञापन विधायक जी को, माननीय विधायक शिव अरोड़ा जी को, हमारे निवर्तमान पार्षद मोहन खेड़ा जी के द्वारा सौंपा जाता है, जिसकी पूरे प्रकरण में जगसोन सिंह मलिक की ओर से अच्छी खासी नाराज़गी देखने को मिली है। 12 जून को निवर्तमान पार्षद यहाँ तमाम लोगों को इकट्ठे करके, आसपास की कॉलोनियों की महिलाओं को इकट्ठा कर और लोगों को इकट्ठा कर, अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा करके वहाँ पर एक नारियल फोड़ा जाता है और वहाँ काम को शुरू करवाया जाता है। जेसीबी चलवाई जाती है, उद्घाटन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। जेसीबी चलती है, लोगों में अच्छी खासी खुशी होती है और जेसीबी से स्पीड से चलती है कि जेसीबी मात्र 24 घंटे में वहाँ एक विशाल का एक गड्ढा खोद देती है। 13 जून को तहसीलदार और पटवारी साहब काम रुकवाने के लिए आते हैं। जब तहसीलदार और पटवारी साहब काम रुकवाने में असफल हो जाते हैं और पब्लिक उनकी बात नहीं मानती है, तो वहाँ सिंघम स्टाइल में एंट्री होती है एसडीएम साहब की। एसडीएम साहब जो सिडकुल के रीजनल मैनेजर भी हैं, तो जब एसडीएम साहब की वहाँ एंट्री होती है, तो जब वो ग्रामीण लोगों से यहाँ बात करने की कोशिश करते हैं, तो ये एक जो वार्ता है ये खासी लंबी चल जाती है। मैं आपको बात बता दूं, ये 13 जून को जब ये बात हो रही होती है, उस दिन टेम्परेचर 42 डिग्री टेम्परेचर था। बेहद जला देने वाली गर्मी में ये सब वार्ताएं वहाँ होती हैं, एक लंबी प्रक्रिया चलती है। इस प्रक्रिया के तौर पे एसडीएम साहब किसी भी तरीके से इस रवैये को मानने को राज़ी नहीं होते हैं। वो एक आरोप लगाते हैं रेलवे के द्वारा पास किए गए इस बजट पर कि सिडकुल से एक एनओसी नहीं ली गई है। एनओसी का पेच फंस जाता है। अब यहाँ पर रुकवाने वाले, इस काम को रुकवाने के लिए हमारे पास 2 लोग हो जाते हैं। एक ओमेक्स सोसाइटी जो लगातार हमारा विरोध कर रही होती है, और दूसरी होते हैं एसडीएम साहब। लेकिन इससे पहले 12 जून को एक काम और होता है। जब 12 जून को ये सब काम शुरू हो रहा होता है, जब इसमें नारियल फोड़ा जाता है, तो कुछ पत्रकार साथी हमारे वहाँ मौजूद होते हैं, जिनके चैनल के माध्यम से निवर्तमान पार्षद ओमेक्स अंडरपास में रहने वाले कुछ लोगों पर सीधा सीधा एलिगेशन लगा देते हैं। ये लोग हैं, इनमें से अभिनव छावड़ा एक नाम है, एक नाम अशोक झा जी हैं, और तीसरा जो नाम है वो है योगेश वर्मा जो खुद से सांसद प्रतिनिधि भी हैं। उन पर आरोप, इन सब लोगों पर आरोप लगता है कि इन सब लोगों ने काम को इसलिए रुकवाया है, ये इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने ठेकेदार से कुछ पैसे की मांग की है
और ये एलिगेशन उन पे लगता है। इसके साक्ष्य आप उन चैनलों पर देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं। इसके बाद ये बात तूल पकड़ जाती है, ओमेक्स के लोग खुलकर हमारे विरोध में आ जाते हैं और फिर ये विरोध जोर पकड़ने लग जाता है। अब उसके बाद 13 जून के बाद जब 14 जून को एसडीएम साहब की ओर से जब काम रुकवा दिया जाता है 13 जून को, तो फिर भी जिद करके लोग इस काम को चलवाते हैं और फिर जिद इस तरह की हो जाती है कि रात को विदाउट परमिशन के लिए जेसीबी वहाँ चलवाई जाती है, जिसको निवर्तमान पार्षद खुद वहाँ खड़े होकर जेसीबी चलवाते हैं। इसके बाद होता क्या है कि रात को जब एसडीएम साहब को लगता है कि उनकी बातें नहीं मानी गई है तो नाराज़गी खासी देखने को मिलती है और नाराज़गी का असर ये होता है कि एसडीएम साहब इस काम को पूर्ण रूप से रोक देते हैं, जेसीबी ले जाते हैं, शायद मेरे ख्याल में सीज कर दी होती हैं, जो भी कुछ उनका उस चीज़ की मुझे पूर्णतः जानकारी नहीं है। तो उसके बाद 14 जून को होता क्या है, सभी ग्रामीण जनता एक मीटिंग बनाती है, मीटिंग में एक कमेटी बनाई जाती है, कमेटी के तहत वो सब लोग वहाँ से एसडीएम साहब को डीएम साहब के पास जाते हैं और डीएम साहब के पास जब लोग वहाँ पहुँचते हैं तो सारी जनता को बाहर बैठा दिया जाता है। इस बीच में वहाँ पर एंट्री होती है ओमेक्स अंडरपास, ओमेक्स की ओर से जो ओमेक्स की कमेटी है उसके कुछ लोगों की, और उन लोगों की डायरेक्ट डीएम साहब की एंट्री हो जाती है, जबकि हम काफ़ी एक लंबे समय से बाहर बैठे होते हैं। इसके बाद पब्लिक वहाँ हो हल्ला कर देती है और धीरे धीरे करके पब्लिक को ये चीज़ें समझ आने लग जाती हैं कि चीज़ें उनके अनुरूप नहीं हो रही है, उनके फेवर में नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर इतना है कि हमारी बातों को सुनने के लिए भी लोग राज़ी नहीं हैं। लेकिन जब ये वहाँ पर पब्लिक की नाराज़गी बढ़ जाती है तो फिर डीएम साहब उन सब लोगों को बाहर कर देते हैं। बारी बारी से पहले 5 लोग हमारे बुलाए जाते हैं, फिर 5 लोग उनके बुलाए जाते हैं। जब ये 5-5 लोगों की कमेटियों को इकट्ठे बैठाया जाता है तो डीएम साहब इस पर एक आदेश पारित करते हैं कि मैं इसके लिए एक जांच की कमेटी बना रहा हूँ, जिसमें सारे इस तमाम जितने भी आरोप हैं और जितने भी पॉइंट हैं उन सब पॉइंटों पर इस पर दोबारा से एक चर्चा होगी, कार्रवाई होगी और 3 से 4 दिनों में इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसके लिए जो कमेटी बनती है उस कमेटी की अध्यक्षता एक बार फिर से एसडीएम साहब को रोकी जाती है। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, एसडीएम साहब सिडकुल के रीजनल मैनेजर भी हैं, जिन्होंने जिनकी ओर से ये आरोप था कि सिडकुल से एनओसी नहीं ली गई है, उन्हीं को इस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया जाता है। लेकिन 15 जून को जब अखबार में ये खबर छपती है तो अखबार में खबर इस तरीके से छपती है कि जो डीएम साहब ने वर्बली टाइम 3 से 4 दिन का लिया था वो टाइम 15 दिन का हो जाता है। ये बात मैं कर रहा हूँ 14 जून की। उसके बाद 17 जून को एक सर्वे होता है जिसमें आदरणीय एडीएम साहब इस सर्वे को करने के लिए आते हैं और मैं आपको इस एक एक चीज़ बढ़िया करके सुनिएगा, पॉलिटिकल प्रेशर सुनिएगा। 17 जून को जब एडीएम साहब आते हैं तो एडीएम साहब ओमेक्स अंडरपास की जहां वो जगह है वहां से पैदल एक सर्वे करते हैं और ये पैदल सर्वे होता है उनका रिंग रोड तक। रिंग रोड से फिर वो जाते हैं जहां रिंग रोड बाईपास पे धर्मपुर में उतर रही है उस वाली सड़क तक, और ये तकरीबन सफ़र हो जाता है 2 किलोमीटर के लमसम में। आप ये समझिए एक अधिकारी कितने प्रेशर पे है जो जला देने वाली उस 42-43 डिग्री टेम्परेचर पे एक सर्वे करता है जिसको पैदल कर रहा है। आप ये चीज़ें समझ सकते हैं हमारे साथ कितना हम लोगों ने दबाव झेला है। मैं एक आम नागरिक की हैसियत से बातें कर रहा हूँ, भले ही चाहे मैं अपने ऑफिस से हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ से प्रभावित हूँ। मैं उन जनता के साथ में हूँ और शुरू से लेकर अंत तक के आंदोलन पे सबसे ज़्यादा लिखने और बोलने वाला व्यक्ति मैं खुद से हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि फिर ये होता है 17 जून को। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब ये सब चीज़ें सुनवाई नहीं होती तो एक बार से फिर लोग जाते हैं माननीय विधायक के पास। विधायक जी का कहना होता है कि तुम लोग मेरे पास आए नहीं, तुमने मुझे समझाया नहीं। जबकि 11 जून को एक ज्ञापन उनको लिखित तौर पर दे दिया गया है ग्रामीण जनता की ओर से। लेकिन खैर 19 तारीख को फिर से विधायक जी को वहाँ बुलवाया जाता है, तमाम भीड़ इकट्ठी की जाती है, पूरा वहाँ पर मीडिया इस बार पूर्णतः वहाँ पहुँचा होता है। हमें उम्मीद थी कि मीडिया कुछ इस तरीके के कड़े सवाल पूछेगा जिससे चीज़ें निकल कर सामने आएगी, लेकिन नहीं। फिर वही फिल्मी स्टाइल पे विधायक जी वहाँ से कॉल करते हैं। एक कॉल होती है माननीय सांसद जी को, दूसरी कॉल कुछ अधिकारियों को होती है शहर के, उनसे कहा जाता है और आश्वासन ये दिया जाता है कि अगले आने वाले हफ्ते 10 दिन में मैं इस चीज़ का निवारण कर दूंगा। खैर रात गई बात गई, सारी बातें हवा हवाई हो जाती हैं। यहाँ तक के जितने भी आश्वासन थे ये सब खत्म हो चुके होते हैं। ये बात मैं कर रहा हूँ 19 जून की। 28 सूत्रों की माने तो 28 जून को कुछ भाजपाई लोग माननीय विधायक जी से मिलने जाते हैं। विधायक जी उन्हें इस तरह का आश्वासन देते हैं कि तुम शांत रहो, तकरीबन 5 जून से ही मैं काम शुरू करवा दूंगा। और लेकिन आज तारीख हो चली है 7 नवंबर, छठ पूजा का दिन है और 7 नवंबर तक इस काम पे कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। 17 जुलाई को अमर उजाला में छपी एक खबर के बाद निवर्तमान मेयर साहब और किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा कार्य शुरू करने को लेकर एक बयान जारी किया जाता है कि जिसमें आने वाले कुछ दिनों में इसमें काम शुरू हो जाएगा। लेकिन
अमर उजाला में खबर छपी थी ये, उसके बाद ये बयान आते हैं रामपाल जी के और अनिल चौहान जी के। लेकिन उसके बाद भी स्थिति जस की तस हो गई, जबकि रामपाल जी इस चीज़ के हमें साक्ष्य दिखाते हैं कि उन्होंने माननीय सांसद जी से इस बारे में बात की है और सौरभ बहुगुणा जी से इससे बात की है, उनकी सीएम साहब से इस बारे में बात हुई है। लेकिन ये सारी बातें एक बार से फिर बड़े जो तौर पर जीरो हो जाती हैं। 8 जुलाई से बारिश हो जाती है, बरसात के पास वो गड्ढा बढ़ जा चुका होता है, सरकारी तंत्र पूरी तरह से अपनी फेलियर की गवाही दे रहा होता है। वहाँ पर किसी तरह की कोई बैरिकेडिंग नहीं करी गई है। शुक्र है कि आज 150 दिनों के बावजूद भी उतने ख़राब स्थिति के गड्ढे में किसी के साथ कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि स्थितियाँ वहाँ आज भी बहुत भयानक है। और पार पार जाने के लिए पहले से स्थितियाँ और जर्जर हो चुकी हैं, क्योंकि लगातार जब ट्रैक चल रहे होते हैं तो रास्ते सुचारू रूप से काम करने लग जाते हैं, लोगों को आदतें पड़ जाती हैं उस चीज़ की। लेकिन गड्ढा खुदने के बाद से और गड्ढा काम बंद होने के बाद से वहाँ से ये स्थिति आज भी बहुत ख़राब हो रखी है। लेकिन फिर 8 अक्टूबर को अचानक से इस कार्य का एक बार फिर से उद्घाटन किया जाता है। ये दिन होता है नवरात्रि के दूसरे दिन का पावन पर्व पर एक छोटी सी बच्ची जिसके द्वारा इसका उद्घाटन करवाया जाता है। इस बार फिर से टीम वही होती है, माननीय रामपाल जी, अनिल चौहान जी और हम सब लोग। मैंने उस दिन खबर पड़ताल के चैनल के माध्यम से इस चीज़ को लाइव किया था। वहाँ खुशी का माहौल होता है। और लेकिन फिर ये होता है, हमें उम्मीद थी कि उसके अगले दिन से काम चालू हो जाएगा, लेकिन उस बात को 8 जुलाई को गए भी आज 1 महीना हो गया है। 8 अक्टूबर को गए हुए भी आज 1 महीना हो गया है। आज 7 नवंबर है, पूरे 30 दिन हो चुके हैं। लेकिन राजनीति ये कहती है कि ये काम आज भी नहीं हुआ है। अब मैं इस बात पर सीधी तौर पे आता हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि 150 दिनों के चलते ये सब काम नहीं हुआ। 150 दिनों में मैं साफ सीधे तौर पे कह दूं कि माननीय सांसद जी रुद्रपुर न जाने कितनी बार आए, उन्होंने कभी अंडरपास पर आने की जहमत नहीं समझी। माननीय विधायक शिव अरोड़ा जी शहर के तमाम मुद्दों पर उन्होंने कार्रवाई की है, उन्होंने बयान दिए हैं, लेकिन ओमेक्स अंडरपास पर ना तो आज तक उनकी तरफ से कोई बयान जारी हुआ है, ना ही उन्होंने इस चीज़ की सहमति जताई है। ठीक है, नाराज़गी साफ सुथरे तौर पर इस तौर की है कि बड़े नेता, शीर्ष नेतृत्व तो ये चाहता है कि उनके द्वारा इस चीज़ का उद्घाटन किया जाए और उनको इस चीज़ का श्रेय लेना है। और श्रेय की राजनीति तो आपने सब लोगों ने ये देखी है कि पिछले कुछ दिनों पहले हमने दीपावली पर शहर के अंदर गांधी पार्क में केवल मात्र पार्किंग खुलवाने के लिए मालाएं पहनते हुए लोगों को देखा है, जबकि पिछले 4 साल से मैं रुद्रपुर की राजनीति पे सक्रिय हूँ। मैं रुद्रपुर के सारे कामों में सक्रिय रहा हूँ। मेरा एक अच्छा खासा समय गुजारा है मैंने शहर के लोगों के बीच में, और हर साल, हर बार, हर त्यौहार के दिन गांधी पार्क पर पार्किंग खोली जाती है। लेकिन आज तक मैंने कभी किसी नेता को इसके लिए माला पहनते हुए नहीं देखा। मैं छोटी सी बातें जग जाहिर कर दूं, लेकिन आज 150 दिन हो चले हैं और 25,000 जनता की डेली आवाजाही की ज़रूरतें और डेली नीड, मैं आज भी कहता हूं कि ये एक जो 25,000 लोग हमें कह रहे हैं, इसमें से 90% जो वोट बैंक है वो भाजपा का है। और मैं एक बार फिर से उसी चीज़ पे आता हूँ, इसको बनवाने वाले लोग भी भाजपा ही हैं, इसको रुकवाने वाले लोग भी भाजपा ही हैं, इसमें नाराज़ लोग भी भाजपा ही हैं। ठीक है, और इसका श्रेय लेने के लिए जो लोग हैं वो भी भाजपा ही हैं। मतलब पूरी ओवरऑल ये है कि बीजेपी है। बीजेपी का तंत्र इस बार मुझे साफ सीधे शब्दों में लग रहा है कि जो ये नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं, इससे पहले मैं आप सब लोगों को एक बात बता दूं कि भाजपा का जो संगठन है वो इस बार 2 फाड़ों में बंट गया, और ये बहुत बुरी तरीके से हो चुका है, क्योंकि शहर में और कोई नेता नहीं बचा है। मैं बता दूं कि तकरीबन 1 साल हो चुके हैं मेयर के चुनाव को। अब अभी भी स्थितियां जस की तस हैं, अभी भी कोई खासा चुनाव आयोग की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं जारी हुआ है, ना सरकार की तरफ से, ना ही कोर्ट की ओर से। अभी भी जो चुनाव का ऊँट है वो किस करवट बैठेगा, ये सब चीज़ें अभी क्लियर नहीं हो पाई है। लोग अपने अपने तरीके से कसीदे पढ़ रहे हैं। तो जिन भी लोगों ने इस चीज़ का आज तक उद्घाटन किया है वो भाजपा के लोग रहे हैं, वो भाजपा के सक्रिय नेता रहे और सम्मानित पदों पर रहे हैं। मेयर प्रथम नागरिक होता है शहर का, उनके द्वारा 2 बार ये आश्वासन दिया गया है, 1 बार उद्घाटन करवाया गया है उन्होंने एक बच्ची के हाथ से, लेकिन उसके बावजूद भी स्थितियाँ यही है। अब मैं बता दूं कि होने क्या वाला है। आने वाले कुछ दिनों में इस ओमेक्स अंडरपास के काम को लेकर एक बार फिर से पंडाल सजेगा, और मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ इस बार कोई बड़ा चेहरा आएगा जो पुरानी सारी चीज़ों पर लीपापोती करेगा, और जिसके बाद एक दूसरे को मालाएं पहनाई जाएगी, वहाँ महिलाओं को बुलाया जाएगा, उनका सम्मान करा जाएगा। आप सोच सकते हैं कि राजनीति का स्तर किस लेवल पर चले गया है कि केवल वो जो उद्घाटन की माला पहननी है उसको लेकर 150 दिनों से सर्वाइव करने वाले लोग केवल इस बात से संतुष्ट हो जाएंगे कि चलो आखिरकार हमारा ओमेक्स अंडरपास बन गया है। मैं राजनीति का स्तर बता देना चाहता हूँ कि आपको एक कितना नीचे जा चुका है। केंद्र सरकार का सबसे मजबूत महकमा रेलवे डिपार्टमेंट,
रेलवे डिपार्टमेंट के बारे में ये कहा जाता है कि रेलवे की आप एक ईंट एक पत्थर रेलवे के यहाँ से एक पत्ता नहीं तोड़ सकते हो। ऐसी स्थिति में शहर के कुछ नेता रेलवे के काम को रुकवा देते हैं। आप सोचिए कितना हास्यास्पद ये लगता है। कितने प्रभावशाली लोग यहाँ रहते हैं, जो लोग केंद्र सरकार द्वारा पारित उस बजट को, उस अंडरपास को, जिसकी लड़ाई वहाँ की जनता तकरीबन 20 साल से लड़ रही है, उसको रुकवा देते हैं। खैर, अब देखना यह है कि कब वो पांडाल सजता है, कौन लोग हैं जो उस पांडाल पर माला पहनने के लिए आते हैं। सवाल जवाब मेरे उस दिन भी उन लोगों से रहेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी वजह रही कि 150 दिनों तक आपने इस 25,000 जनता की सुध लेने की आवश्यकता नहीं समझी। आखिर ऐसा कौन सा आपका सम्मान था जो 25,000 लोगों की डेली आवाजाही की ज़रूरत से ज़्यादा था। मैं आज भी ये कहता हूँ कि अगर ये ओमेक्स का अंडरपास बन गया होता तो जिन 5 लोगों ने सरकारी हॉस्पिटल से उस बच्ची उस परिवार के 5 लोगों ने टुक हादसे में अपनी जान गंवाई है, वो शायद जिंदा होते। अगर ओमेक्स अंडरपास बना होता तो वो ट्रैक पे इस साइड होते और ये हादसा टल चुका होता। लेकिन सरकार की आंखें हादसों के बाद खुलती हैं, और कब तक खुली रहती हैं ये एक बड़ा सवाल है। तो बने रहिएगा हमारे साथ बेबाक चर्चा पर। मैं अनिल रावत, आप सभी लोगों के साथ। धन्यवाद।